वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस क्लास में आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी थी। आई होप वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए जब हम लोग आगे बढ़े, अगर मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊं, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क in isothermal expansion of an ideal gas from 2 bar 20 liter to 40 लीटर। मान लीजिए क्वेश्चन को इतना सा वर्क है ना, ये ज़्यादातर वर्क सबसे ज़्यादा पूछा था। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 2 bar 20 लीटर टू 40 लीटर। कोई आइडियल गैस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी स्टेट चेंज कर रही है और बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वर्क बताओ। तो हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए, जिसमें एक दो क्वेश्चन और बता के फिर हम लोग आगे अगले प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो अगर उसने मैक्सिमम पॉसिबल वर्क बोल दिया है, एक्सपेंशन है, तो याद रखना आपको जरूरी है, लास्ट क्लास में बता दिया था कि इसका मतलब आपको प्रोसेस को रिवर्सिबली करवाना है। ये एक पहला रूल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया, यहाँ पे साफ साफ बोला है मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। ठीक है, और एक्सपेंशन है तो डेफिनेटली ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, जिसे हम आगे जहाँ की जहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से समझ में आया। अब फॉर्मूला तुमसे लगेगा माइनस NRT ln ऑफ दो वॉल्यूम दिए हुए इसलिए V2/V1। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं है, मोल्स भी गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को आगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे बार बार बोला है मैंने क्या कि अगर उसने बोल दिया है सिस्टम आइडियल गैस, तो सीधे सीधे आइडियल गैस बोलते ही PV इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, NRT ना। PV इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, NRT। तो आप किसी भी पॉइंट का, ये आपके लिए सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, तो दिस इज अवर इनिशियल स्टेट, और ये है कौन सी स्टेट उसकी, फाइनल। तो हमें V2 40 और V1 20 तो पता है, बट हमें NRT नहीं पता था, तो मैं NRT की जगह क्या यूज़ करूँगा अपनी, आई कैन यूज़ PV, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए हमारा अब हम लोग बोलेंगे इट विल बी माइनस PV ln ऑफ वॉट, V2/V1, और PV आप इस पॉइंट का रखोगे तो ये 40 हो गया, ln ऑफ ऊपर 40 नीचे 20 है ना, ये हो गया ln2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 0.7, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा -40 इंटू 0.7। बट ध्यान देना ये माइनस का 28, इट विल बी बार लीटर है ना, क्योंकि आपने प्रेशर बार और वॉल्यूम लीटर में रखा है। तो हो सकता है वो आपसे जूल में पूछे, तो तब हम हमारा आंसर 1 बार लीटर, बार बार मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ 28। 1 बार लीटर इक्वल्स टू 100 जूल, तो आपका आंसर हो जाएगा 2800 जूल। और अगर क्वेश्चन होता है वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, तब आप सीधे 2800 जूल ही बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए और कुछ पार्ट पूछ ले क्वेश्चन के, ये तो फर्स्ट पार्ट था, मेजरली तो एक ही पार्ट पूछा जाता, बट अब हम लोग अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय एक ही क्वेश्चन में खूब सारे पार्ट देख लेते हैं। मान लीजिए सेकंड पार्ट अगर वो कह रहा है आपसे कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, हो सकता है क्वेश्चन ये हो कैलकुलेट फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में याद करिए बोला गया था P1/V1 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा आपका, P2/V2। अब आपको P1/V1 इनिशियल स्टेट का पता है, 2 इंटू 20, P2 निकालना है इंटू 40, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हमारा फाइनल प्रेशर हो गया कितना, इट विल बी P2 इक्वल्स टू 1 बार। ठीक है, हो सकता है वो आपसे थर्ड पैरामीटर बोले कि क्यों बताओ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में
वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो Q हमेशा माइनस ऑफ W होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे Q की वैल्यू है 2800 जूल। हो सकता है फोर्थ पार्ट में वो बोले कि डेल ई और डेल एच बताओ, तो जैसे ही आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल हो चुकी है आप तुरंत बोल दोगे कि डेल ई डेल एच कितना हो जाएगा, 0। वो ज़्यादातर वर्क डन ज़्यादा पूछता है, इसलिए वर्क डन का हमारा आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, मिनिमम पॉसिबल वर्क। तो मैक्सिमम वर्क हमेशा एक्सपांशन वाला रूल मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, आइसोथर्मल भी मिलेगा, और मिनिमम वर्क कॉम्प्रेशन का हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से, कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम when an ideal gas expanded isothermally, when an ideal gas expanded isothermally from 20 liter to 40 लीटर। वही क्वेश्चन है, 20 से 40 ले जा रहा हूँ, बस लैंग्वेज बदल रहा हूँ। हम 20 लीटर टू 40 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 बार। ठीक है ना, फिर से एक्सपांशन है, आइसोथर्मल है, बट अब ध्यान दें लैंग्वेज में चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ लैंग्वेज में? लैंग्वेज में आ गया है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और जैसे ही हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिख जाए तो अब ये प्रोसेस, और आइसोथर्मल भी दिख रहा है साफ साफ, आइसोथर्मल प्रोसेस में कभी भी प्रेशर ऊपर हमने निकाला, देखिए ना प्रेशर चेंज हो रहा है, बट अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड यूज कर दे, क्योंकि आपको तो इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तब, तो अगर उसने आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड यूज कर दिया है, मतलब ये प्रोसेस डेफिनेटली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो आपको जो चांस होता है, मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो लास्ट सेशन पे हमारे एग्जाम्पल्स थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, बट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे सिंपल, जैसे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन पे अगर क्वेश्चन मिला भी तो सीधे वॉल्यूम वाला मिलेगा ना। मैंने थोड़ा टिपिकली कराया था, वॉल्यूम नहीं दिया था। अब वॉल्यूम दिया है तो फिर तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं। आप एक्सटर्नल प्रेशर को 5 रखोगे और वॉल्यूम 40 माइनस 20, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 100 बार लीटर। ठीक है ना, और बाय द सिस्टम बोला है तो आंसर हम लोग बोलेंगे 100 बार लीटर, और अगर इसी को जूल में बोल दे तो माइनस 10 किलो जूल, क्योंकि 1 बार लीटर इक्वल्स टू 100 जूल होता है, जिसे मैं चाहूँ तो अपना क्या लिख सकता हूँ 0.1 किलो जूल भी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल में वो ले लेता हूँ, मान लो ग्राफिकल पैटर्न में दे दो क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा अगर लेवल में एक लास्ट क्वेश्चन का और बढ़ा दो, P वर्सेस 1/V का कर्व है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन दे दिया है ना। यहाँ पर उसने बोला है कि प्रेशर 1 है और 1/V की वैल्यू 1/22.4, यहाँ का प्रेशर 2 है 1/11.2, आपका सिस्टम ऐसे जा रहा है ना। उसने बोला है कि प्रेशर जो है वो बार में है, यहाँ पर 1/V की यूनिट लीटर इनवर्स है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व लेने की गड़बड़ी मत कर दीजिएगा ना। बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में कि हम लोग सोचें कि ये सीधे एरिया अंडर द कर्व निकाल ले, दैट विल बी वर्क डन, और ये ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा। यहाँ ट्रेपेजियम का एरिया बोलो, यहाँ एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि एरिया अंडर द कर्व PV डायग्राम वाला वर्क डन होता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल भी बढ़ा के आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ। एरिया अंडर द कर्व PV डायग्राम वाला वर्क होता है, न कि 1/V वाला,
तो ये अभी आपका एरिया वाली मेथड यहाँ पर अगर आपने लगाने की गड़बड़ी करी तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत है। ठीक है, तो अब क्या टेक्निक लगाए। अब देखो आपका सिस्टम मान लो ये पॉइंट ए है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, देने का थोड़ा सा नया तरीका है, इसलिए थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारे दिमाग में रहना ही चाहिए कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे हो गई है ना। देखो पॉइंट ए पे अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं तो प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है 1, ठीक है, 1/V की वैल्यू है 1/22.4, तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई 22.4। ओके, अब पॉइंट बी पर आप पॉइंट बी पर प्रेशर की वैल्यू दी है उसने कितना 2, और 1/V की वैल्यू कितना दी है आपको 1/11.2, मतलब V की वैल्यू 11.2 है। तो आप PV का प्रोडक्ट देखो, पॉइंट ए पर PV का प्रोडक्ट कितना है 1 × 22.4 मतलब 22.4, ठीक है। PV का प्रोडक्ट है पॉइंट ए, अब PV का प्रोडक्ट पॉइंट बी पर देखो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है 11.2, तो 2 × 11.2 का मतलब 22.4। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ PV का प्रोडक्ट क्या हो गया कांस्टेंट, और ऐसी प्रोसेस के ओवर बकेट कौन सी प्रोसेस हो सकती है आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में ठीक है अगर हमने PV = nRT लगाई तो N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही होता है कि उनके लिए PV = क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, समझे। तो उनका PV = आपका K कांस्टेंट हो गया, खत्म था। तो ये देने का एक और नया तरीका हो गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की भी रेटिंग थोड़ी सी अच्छी रखूंगा कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस देने का एक नए तरीके से उसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट कर सकता है कि वो एरिया अंडर द कर्व से जा सकता है, ठीक है। और अब अगर हमने इतना सा पहचान लिया है तो हमारे लिए बहुत जो हो गया। अब एक डाउट और अगर आपके माइंड में ऐसा रिवर्सिबल मैंने कि रिवर्सिबल अगर ग्राफ बना के दे दिया है बेटा तो ग्राफ हमेशा रिवर्सिबल का होगा, इरिवर्सिबल के ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको अब फार्मूला -nRT ln ऑफ अब जो भी रख लो आप है ना, प्रेशर रखो, वॉल्यूम रखो, ठीक है, V2/V1। V2 का मतलब हमेशा फाइनल वॉल्यूम होता है, V1 का मतलब इनिशियल। फिर से आपको डाउट हो कि सर nRT तो गिवन ही नहीं है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया बेटा कि nRT को आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर PV लिख सकते हो। आप किसी भी पॉइंट का PV का प्रोडक्ट रखो, वो 22.4 है आपका, इंटू ln ऑफ V फाइनल, फाइनल मतलब पॉइंट बी का वॉल्यूम कितना 11.2 है ना। वैसे भी आप देखो एरो इस तरफ जाने का मतलब ठीक है ना, आप आगे जा रहे हो, आगे जाने का मतलब 1/V की वैल्यू बढ़ रही है। 1/V बढ़ने का मतलब होता है V का कम होना, और V कम होने का मतलब कॉम्प्रेशन। तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, अभी तो मैं सब्जेक्टिव की तरह पहले बेस क्लियर कर रहा हूँ, हर टॉपिक में बार बार आपसे यही देता हूँ, पहले बेस क्लियर करेंगे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को एक्सरसाइज या DPP के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो बेस क्लियर करने के लिए हमें पहले सब कुछ बताओ। अब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो 2 आंसर डेफिनेटली आपके प्लस के होते, 2 आंसर आपके माइनस के होते, ठीक है ना। माइनस वाले आंसर रिजेक्ट हो जाते, बचता आंसर दोनों प्लस वाले, और प्लस वाले में एक हो सकता है एरिया का आंसर होता है, एरिया निकाल के दे देता, ठीक है, वहीं पर कहानी खत्म, चौथा वाला आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस तो देखो साफ नजर आ जाएगा बेटा आपको। कैसे, एक मिनट में जस्ट बता दूं कि अब ये हो गया ln ऑफ 1/2, और ln 1/2 को मैं चाहूँ तो -ln2, तो माइनस प्लस ln2 मैंने बोला ही आपसे कितना होगा 0.7, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इंटू 100 भी कर दे, ताकि हम वो लोग, ये अभी बार लीटर में है तो जूल में हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल गया, ये डेसिमल गया, दोनों 100 गए, तो 7 4 जा 28, कैरी ऑन टू 7 2 जा 14 + 2 16, और 7 2 जा 14 + 1, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंस साफ कैसे नजर आ जाएगा आपको, कि अगर आपने ठीक है ना एरिया लिया होता तो एरिया तो काफ़ी बड़ा बनता बेटा, ये आपका 1 हो जाता, ठीक है ना, ये लेंथ हो जाती, विड्थ निकालते आप उसकी, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते छोटा वाला, ये एरिया और बड़ा हो जाता, तो अपने आप एक वाइड डिफरेंस आपको क्वेश्चन में नजर आता, ठीक है। तो सो इस फाइनल क्वेश्चन के साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस का भी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ।
हमने लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिए आपको, ठीक है। अब चलो हमारा पार्ट 2, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाए, पार्ट 2 है एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे ही आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ना सिस्टम से फिक्स होगा। व्हाट इज सिस्टम, एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ। पहले सिस्टम हमने फिक्स कर दिया है आइडियल गैस, क्योंकि अभी हम केस 1 में चल रहे हैं। केस 1 था, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेल एच, डेल ई, डब्ल्यू एंड क्यू फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट। फिर फेस चेंज, केमिकल रिएक्शंस पर भी आने वाले हम लोग। तो अगर मेरा सिस्टम आइडियल गैस है तो मुझे PV इक्वल्स टू NRT को यूज करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। दूसरी कहानी कि हम लोग सिस्टम को हमेशा क्लोज लेंगे, क्योंकि अदरवाइज गैस ही भाग जाएगी, तो फिर हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रहा है तो Q क्या हो गया आपका, 0। सिस्टम सराउंडिंग से कोई भी हीट न लेने वाला है न देने वाला है, Q 0। वेरिएबल्स की बात करें बेटा तो वेरिएबल्स होंगे आपके प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। एडियाबेटिक प्रोसेस में ऑल 3 विल बी चेंज। तो अगर आपका सिस्टम, ये आपके सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पर उसके वेरिएबल्स होंगे P1, V1, P1, ठीक है ना। अगर वो नई स्टेट में जा रहा है, नई स्टेट में उसके वेरिएबल्स हो जाएंगे P2, V2, P2, ये उसकी फाइनल स्टेट, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सा यूज करने का अधिकार रहेगा आपके पास, वो है P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। तो किसी क्वेश्चन में आपको ये एक्स्ट्रा इक्वेशन भी यूज करना पड़ सकती है। ये आया कहाँ से, P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2, है ना। ये आपका PV इक्वल टू NRT से आया। आपने R को कांस्टेंट माना है, मतलब R तो होता ही कांस्टेंट, सॉरी, और N तो कांस्टेंट है, तो PV बाय T शुड बी इक्वल्स टू NR, और NR कांस्टेंट है, मतलब PV बाय T शुड बी कांस्टेंट, और PV बाय T कांस्टेंट का मतलब है P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। अब अगर हम लोग वापस हमारे चारों पैरामीटर की बात करें, अब हमें वही निकालना है, ठीक है। चलिए, पहला क्या, डेल्टा ई। जब तक सिस्टम आइडियल गैस से, डेल्टा ई हमेशा एक ही फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज NCV डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा H अगर हो तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, MCP डेल्टा T। हालांकि मैंने पूरा एक्सरसाइज कल आपके लिए सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मतलब सॉल्व मतलब देख रहा था मैं क्वेश्चन, तो नीट के पुराने क्वेश्चन जितने रेम्स के, किसी में भी डेली डेलेज तो पूछा ही नहीं गया था। वो ज़्यादातर आपसे वर्क डन और हीट ही पूछता है, बट मेरा काम है कि मैं इनको भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब CV अगर आपको याद हो तो CV क्या बोला था हमने, हा? पिछले वाली प्रोसेस आइसोथर्मल में हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि डेली और डेल्टी, डेल्टी 0 होने से डेली और डेल एच दोनों 0 थे, बट यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना जरूरी है कि हमने CV का फॉर्मूला जिस दिन हीट कैपेसिटी से पढ़ा था, हीट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पढ़ी थी, तभी बात कर ली थी। CV होगा R अपन गामा माइनस 1, CP होगा आपका गामा R अपन गामा माइनस 1। तो अगर मैं डेल E की बात करता हूँ, है ना, मैं CV की जगह R अपन गामा माइनस 1 लिख दूँ, तो इट इज NR डेल्टा T अपन गामा माइनस 1। गामा भी मैंने बता दिया था आपको, मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3, डाई एटॉमिक का गामा होता है 7/5 एंड पॉली एटॉमिक का गामा होता है 4/3, ठीक है। अब अगर आपने डेली निकाल लिया है तो आपको दोबारा डेल्टा H निकालने की जरूरत नहीं बेटा। सपोज करो, है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, क्वेश्चन में कोई एक पैरामीटर पूछेगा, कोई एक। अब अगर आपने डेली निकाल लिया है तो अब डेल्टा H दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो दोनों पूछ ले तो क्यों, आप CP को चाहे तो गामा टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, CV, ठीक है ना, क्योंकि ये R अपॉन गामा माइनस 1, ये CV तो है, तो हम CP को लिख सकते हैं गामा इंटू CV। और जैसे मैंने CP को गामा इंटू CV लिखा, गामा अलग ले लूँ तो ये वापस NCV डेल्टा T बन गया। मतलब कि
किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि केवल आइसोथर्मल में दोनों जीरो थे, बट आगे की सब प्रोसेसेस में एडियाबेटिक जो सेकंड चालू हुई है, थर्ड आइसोबैरिक, फोर्थ आइसोकोरिक, सब में डेली डेलेज की कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू दोबारा आपको निकालने की जरूरत नहीं होता। इफ यू हैव कैलकुलेटेड डेल्टा ई, तो बस इतना करिए कि उसको गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा ई कर दीजिए। तो अब ये मैं कैलकुलेशन टेक्निक्स भी बताते चल रहा हूँ आपको, ठीक। डेल्टा ई हो गया आपका गामा टाइम्स ऑफ क्या, डेल्टा ई। अब बचता है क्या हमारा वर्क, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंटली तो वर्क पूछता है। तो अब इसमें वर्क का जनरल फॉर्मूला तो अभी भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी ही रहेगा, बट अब इसमें इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। तो आपको एज तो जरूरत ही नहीं बेटा इंटीग्रेट करने की, क्यों, क्योंकि अगर मैं प्लॉट लगा दूं तो प्लॉट लगाते ही डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू ही कितना है, 0, तो हमें वर्क डन के लिए अब इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपसे वैसे भी पहले ही बोल दिया था कि हम लोग 4 पैरामीटर निकालना सीख रहे हैं, बट रेयरली कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें चारों पैरामीटर आपको निकालना पड़े। यहाँ पर देखिए आपने डेल ई निकाला, वही आपका डब्ल्यू भी हो गया, और अगर डेल एच पूछ रहा है तो बस गामा से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म आपका। तो एक कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है, बट ये भी हमसे पूछी नहीं गई है, बट मेरा काम है कि मैं तो बताऊंगा, है ना। तो आई कैन से कि डब्ल्यू विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया आपका, डेल्टा ई, दैट इज एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर देके वर्क डन पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करो। हो सकता है वो प्रेशर और वॉल्यूम देके पूछे, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इतना है, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इतना है, तब बताओ। तो फिर से आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगी। आप NR T2 को लिखोगे P2V2 माइनस NR T1 को लिखोगे P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। अब इसमें भी अगर थोड़ा सा मैं एक रफ आइडिया दे दूँ ना, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी के लिए, कि अभी जो हमने बात करी है इसमें ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं करा मैंने कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो ऑल द अबव फॉर्मूला, ठीक है ना, ध्यान देना, ऑल द अबव फॉर्मूला आर applicable for adiabatic reversible as well as adiabatic irreversible process। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को अपने शॉर्टकट में ARP लिखूंगा और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल को शॉर्टकट में ARP। तो हमने कभी भी अभी तक कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं डाली बेटा, दैट्स व्हाई। हाँ, ये फॉर्मूला जरूर आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। ऊपर वाला डेली बराबर डब्ल्यू, ये रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल के लिए भी। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला भी रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल के लिए भी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में क्यों बोल दिया मैंने रिवर्सिबल के लिए, अब इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत होता, बट थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए, मजा ही आएगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। ये लास्ट वाला इसलिए नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, ठीक है, P1 P2 जो होगा आपका वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में बस लास्ट वाले फॉर्मूले को छोड़ के बाकी सब फॉर्मूले आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादातर है ना रिवर्सिबल पर ही मिलेगा। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक आइडिया मैं और दे दूँ आपको, क्या, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस 3 एडिशनल फॉर्मूले और आपको यूज करना पड़ सकते हैं
पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू के, प्रेशर वॉल्यूम के लिए है ना, पी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू के, और पी की पावर 1 माइनस गामा पी की पावर गामा इक्वल टू के। बट ध्यान देना ना, कंडीशन याद होना जरूरी है कि दिस फार्मूला आर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप सबके ऊपर लगा दो, इरिवर्सिबल के लिए इनका कोई भी यूज नहीं है। इनफैक्ट आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इन फॉर्मूलों का कोई यूज ही नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। बट मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया रहे, ये 3 एक्स्ट्रा, बाकी सब तो वही कहानी चल रही है, ये 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले हमें याद है। क्योंकि अगर मैं आपसे एडियाबेटिक इनके कर्व पूछ लूँ बेटा, पीवी का, वीटी का, हमने आइसोथर्मल के कर्व बनाए थे बेटा इक्विलिब्रियम, और आगे भी हम सबके कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जा चुका है, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी। इट इज वेरी, ये दोनों प्रोसेसेस के लिए वैलिड है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना तो कंपलसरी है ये, कि ऐसे तो मैं खूब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख चुका हूँ, ठीक है। क्यों, पहले तो मैं लॉजिकली समझा देता हूँ, देखो ना, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपांशन, और एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपांशन का मतलब हो गया वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब बेटा एक्सपांशन, न्यूमेरिकली भी हो जाएगा, पहले लॉजिकली बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। अब सिस्टम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लाएगा, बाहर से तो हीट ले नहीं सकता सिस्टम, क्योंकि Q0 में प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो इसका मतलब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, है ना। जो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो तो दोनों की एनर्जी वेस्ट हो रही, ठीक है। मेरा मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि मेरी लेबर ज़्यादा है, ठीक है ना, मुझे बोलना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। आप बस एक मस्त रूम में बैठे हुए आराम से मेरे वीडियो सुन रहे हो, जो भी ये बताती है एनर्जी बेटा खत्म हो रही। तो अब हम अगर बाहर से कुछ एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आ रही है इंटरनल एनर्जी से, ठीक। मेरे इस समय इंटरनल एनर्जी, अगर मैं 1 घंटे का ये सेशन लेता हूँ तो मेरी डेफिनेटली कुछ एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद आई नीड अ ब्रेक, मुझे कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का कुछ थोड़ा सा लेना पड़ेगा, फिर आई कैन स्टार्ट न्यू सेशन, क्योंकि मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय सिस्टम, और सिस्टम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब वो एनर्जी बाहर से तो ले नहीं रहा, तो इट यूटिलाइजेस इट्स कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, कम होती है, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, आइडियल गैस, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी हमने बोला है बार बार, इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली किसका, टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर को भी कम होना पड़ेगा। इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन एडियाबेटिक का डायरेक्ट देखा तो नहीं है। हाँ, जरूर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी, बट पहले मैं बता दूं कि ये तो बार बार पूछा जा चुका है कि अगर एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में आपका, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर विल फॉल, इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है ना, टेम्परेचर विल राइज। तो इसको भी मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ कि एडियाबेटिक एक्सपांशन अगर हो रहा है तो हमेशा आपका कूलिंग होगा। अगर एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो कूलिंग होगा, और कूलिंग का मतलब है टेम्परेचर कम होगा। और इफ देयर इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, किसी क्वेश्चन में पूछ ले, इसे तो पक्का याद रखना बेटा, लॉजिकल जवाब एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, बट अब मैं उम्मीद करूंगा इसे याद रखें। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो हीटिंग होगी, और हीटिंग होने का मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना मस्ट
जो बिल्कुल मस्ट है उनको मैं बोल ही रहा हूँ ना, बाकी तो मैं ठीक है आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूँ। हाँ, अब प्रेशर को कैसे बोलेंगे सर? ठीक है, आपने टेम्परेचर का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, प्रेशर तक देने की जरूरत ही नहीं होता। गैस का तो प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो आइडियल गैस इन सिलेंडर नहीं है फिटेड विद पिस्टन, तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो मतलब आप पिस्टन को बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम ही होगा, और प्रेशर अगर आप कम करो मतलब आप पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठा रहे हो, पिस्टन ऊपर उठेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। इसलिए अगर इनके ग्राफ पूछे जाए बेटा ना, ये एक इकलौती प्रोसेस है जिसके सभी ग्राफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। ये भी कर्वेचर जस्ट लाइक आइसोथर्मल की तरह ही दिखेगा। एरो मैंने आगे डाला है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। अब तक अब ये समझ में आ गया होगा, एरो आगे जाने का मतलब क्या, वाई एक्सिस में आप नीचे आ रहे हो और वाई एक्सिस में नीचे आने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है तो प्रेशर कम, और एक्स एक्सिस में आप आगे जा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वीटी ग्राफ भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा बेटा, बस उसका एरो है ना, अगर इसका एरो आपने नीचे डाला है तो इसका एरो ऊपर, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो जैसे आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, यहाँ का ये पॉइंट ए था, ये बी है, यहाँ ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। तो जैसे ही मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो अब क्या होगा, अब हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि मैं वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर जा रहा हूँ, एक्स में मैं पीछे जा रहा हूँ, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो होना ही चाहिए क्योंकि हमने पहले रूल बना दिया। और इसका पीटी ग्राफ जो होता है इट विल बी लाइक दिस, जिसका एरो नीचे आएगा मतलब ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बेटा एडियाबेटिक, हम जेई में तो खूब परेशान करते हैं बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में, बट मेडिकल में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी से आपको। तो मैं केवल एक दो क्वेश्चन का जस्ट आइडिया जरूर दूंगा आपको। ठीक, हमसे बोला गया मान लो एक दो छोटे क्वेश्चन का मैं आइडिया दे दूं कि एन आइडियल गैस इज ना, एन की जगह भी 1 मोल कर देता था, 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर triatomic gas, 1 mole of an ideal non-linear triatomic gas है ना, is adiabatically expanded from is adiabatically expanded from irradiably expanded such that फ्रॉम नहीं लिखते, एक क्वेश्चन पहले ऐसा करते हैं, सच दैट इट्स टेम्परेचर, अब अगर सामने मैंने आपसे बोला कि एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर फॉल ही होगा, सच दैट इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम, या चलो फ्रॉम भी नहीं लिखते हैं, फॉल्स बाय 100 केल्विन, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस, ठीक है, इज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड सच दैट इट्स टेम्परेचर फॉल्स बाय 100 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि है तो कोई भी क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आया हुआ, बट मैं एक सिंपल क्वेश्चन और 2-3 थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको, कि आपको पता जरूर है बेटा है ना, कि आप जेएस सर के साथ पढ़ रहे हो तो मैं कहीं पे किसी कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ आपके लिए। अब हमसे वही कह रहा कि कैलकुलेट Q, W, del E और del H, तो मैं तो हर प्रोसेस में चारों कैलकुलेट करना सिखा दे रहा हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट सफिशिएंटली स्ट्रांग हो, कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ही नहीं, और ये इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बोल दो Q0 क्योंकि एडियाबेटिक बोल दिया है, ठीक है। अब नॉन लीनियर ट्राइएट एन नंबर ऑफ मोल्स 1 दे दिए, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस का मतलब क्या है कि इसका गामा हो जाएगा कितना 4/3, है ना, गामा हो गया इसका 4/3, या अगर आप इसका CV बोलोगे तो 3R हो जाएगा, क्योंकि CV का क्या फॉर्मूला था R/γ-1,
ठीक है। तो इस वजह से बस ये हो गया खत्म क्वेश्चन बेटा। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ डेली बताओ, तो क्या बोला मैंने अभी, डेली n हो गया 1, CV हो गया 3r और डेल्टा t मैंने आपको बता ही दिया कितना 100। बट आप डेल्टा t को रखोगे कितना बेटा, माइनस, क्योंकि फॉल्स हो रहा है। डेल्टा t का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इट इज T2 माइनस T1। T2 आपका कम है T1 से, तो नेगेटिव रखना है, ये ध्यान रखना जरूरी है साइन का। तो आपका वर्क डन का आंसर -300। अब ये मैंने कल बता दिया था कि अब अगर वो नीचे आंसर आपसे कैलोरी में पूछ रहा है तो आप -300 × 2। वैसे मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो या तो r के टर्म्स में पूछ रहा है या फिर बस r की वैल्यू रख रहा है ना, मल्टीप्लाई वगैरह तो करवा ही नहीं रहा। और अगर जूल में पूछे तो मैंने 1 मिनट पहले भी दी थी आपको, क्या करो है ना कि r को 8.31 में लेके 25/3 लो, तो ये हो गया आपका -2500 जी। ठीक है। अब अगर आप डेली निकाल चुके बेटा तो यही आपका W भी है, और देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही भी चल रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन तो नेगेटिव आना ही था, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्यों नेगेटिव आ रही है भैया, प्लॉट से डेली इक्वल्स टू Q + W, तो साइन तो दोनों का सेम होना ही है। और लॉजिकली बिल्कुल सही हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है लॉजिकली सही, कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर फॉल होगा तो डेल्टा ई को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए साइन वाइज से हमेशा दोनों सेम चलने वाले हैं। ठीक है। और अब अगर डेल्टा एच की बात करें तो डेल एच कितना होगा आपका, इट विल बी, मैंने अभी बोला था पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, इट विल बी गामा टाइम्स ऑफ डेल ई। तो आप बोलोगे कि 4/3 टाइम्स ऑफ -300R, मतलब माइनस का 400R। आप कैलोरी जूल में कन्वर्ट कर लेना जैसा भी है ना। तो अब क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, बट ये क्वेश्चन तो बार बार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों है। अदरवाइज तो क्यों नहीं पूछा है, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल से तो क्वेश्चन है बेटा, और इतना तो हम लेवल रखिए अपना सब्जेक्ट का कि पूछा जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं हमसे बोल रहा है क्या, ठीक है ना, 1 है ना, अब मोल दे ही नहीं रहा, हमसे बोल रहा है एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड adiabatically, an ideal gas is expanded adiabatically, है ना, against constant external pressure of 2 bar from 20 liter to 120 liter, from 20 liter to 120 liter। आपसे कह रहा है कैलकुलेट Q, डेली एंड W हॉट प्रोसेस। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है कि एक आइडियल गैस है एक्सपांड हो रही है एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकल बोल दिया है बेटा पहली बात। दूसरी बात क्या, ध्यान दें वापस, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना। तो मैं एडियाबेटिक में भी एक रिवर्सिबल का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अगर उसने बोल दिया है तो इस चक्कर में आपका W का फॉर्मूला हमेशा, ये फिक्स फार्मूला बेटा, क्योंकि बेसिक फार्मूला W का हमेशा क्या है, -इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और उसमें अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे तो आपने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिया, और फिर dV का इंटीग्रेशन हमेशा V2 - U। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला ये है, मैं ये नहीं कह रहा वैल्यू फॉर्मूला बेटा, वैल्यू तो V1 V2 अलग अलग होगा, P एक्सटर्नल अलग अलग होगा, तो वैल्यू तो हर प्रोसेस की, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के वर्क डन की वैल्यू और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के वर्क डन की वैल्यू अलग अलग होगी, फॉर्मूला ही केवल सेम है, वर्क तो पाथ फंक्शन है, और आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक तो पाथ ही अलग अलग हो गए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आने का कोई चांस ही नहीं आपको। ठीक है। तो ये बस आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। यहीं पर माइनस प्रेशर दिया है कितना 2, और V2 120 माइनस V1 20, 120 माइनस 20 100, मतलब माइनस का 200। ये हो गया किसमें आपका बार लीटर। अगर आप किलो जूल में बदलते हो तो आप बोलोगे कि इट विल बी
1/लीटर इक्वल टू 0.1 किलो जूल माइनस 20 किलो जूल, और जो W होगा वही डेल्टा E होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगी, साइन भी सेम होगा। ये एक्सपेंशन की वजह से नेगेटिव है, ये टेम्परेचर कम होने की वजह से नेगेटिव, ठीक है। और Q पूछूँ मैं आपसे तो Q 0। हाँ, अब इसमें मैं डेल्टा H नहीं पूछ सकता हूँ बेटा, ना क्यों नहीं पूछ सकता डेल्टा H, क्योंकि कौन सी आइडियल गैस है मैंने ये नहीं दिया। तो आपको गामा नहीं पता है, और गामा नहीं पता है तो इस वजह से आप डेल्टा ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो, ये 2 क्वेश्चन मैंने छोटे से बताए। अब अगर एक अच्छा क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं, मैं कोशिश कर देता हूँ समझाने की, ठीक है। इनफैक्ट कैलकुलेशन टेम्परेचर कैसे निकालूंगा उसकी कैलकुलेशन समझाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अच्छे लेवल का ही मानूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग रेडियोमेट्रिक के ऊपर वो कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल non-linear triatomic gas is adiabatically expanded from 16 atm 300 Kelvin to 1 atm। अब ये थोड़ा सा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, टॉपर स्टडीज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिजिक्स में तो आप करते ही होंगे। केमिस्ट्री में आया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं तो करवा दूंगा, अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन-लीनियर ट्राइएटोमिक गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड फ्रॉम 16 atm 300 Kelvin to 1 atm, ठीक है। बस इतना दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट डेल ई डेल एच क्यू एंड डब्ल्यू फॉर प्रोसेस। हमारी एग्जाम नीट तो इतनी सिंपल है, और ऊपर से आप जो सर की शरण में हो तो वो सिंपल होने वाली कि हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन देने के बाद आखिरी में केवल क्यू पूछ ले, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और आखिरी में केवल क्यू पूछ लिया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का क्यू हमेशा कितना होगा 0, है ना। अब मैं भले चारों पैरामीटर पूछ रहा हूँ, पहले तो क्यू 0 हो गया आपका खाता, ठीक है ना। डेली को निकाल लो, वही डब्ल्यू हो गया, और अगर डेली निकाल लिया तो डेल एच को बोल दो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा ई। और अब आपको पैरामीटर्स देखें क्या क्या गिवन है, एन गिवन है 1, ठीक है। नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक है तो गामा हो गया 4/3, P1 दिया हुआ है 16 atm, P2 दिया हुआ है 1 atm, और T1 दिया हुआ है 300 करीब, है ना। अब बड़ी समस्या खड़ी होगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें, ठीक है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो हमें फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए, NR T2 - T1 अपॉन गामा -1। अगर मैं ये यूज करना चाहता हूँ तो मुझे P1 P2 V1 V2 सब पता होना चाहिए, ठीक है। करें क्या, कोई भी डाटा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। आप V1 तो चलो निकाल भी सकते हो बाय यूजिंग PV = nRT। आपको P1 पता है, T1 पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, बट V2 कैसे निकालें। V2 के लिए अगर आप सोचो कि सर वापस PV = nRT लगा दें तो टेम्परेचर पता होना चाहिए तो V2 निकलेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर पता हो और आप सोचो ये लगा दें तो ये लगा दोगे तो V2 और T2 दोनों अननोन, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला टॉपर्स चॉइस से अच्छा क्वेश्चन है। और अगर T2 पता ही होता तो फिर इतना बवाली क्यों करते, फिर तो यहीं पर कहानी खत्म कर देते। तो अब इसमें एज यूजुअल तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता है, ना PV = nRT, न ये न वो। तो अब इसलिए मैंने आपको बोला था अगर कुछ नहीं बोला जाए तो ये एडियाबेटिक कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। और फिर आपको ये वाला एक्स्ट्रा फॉर्मूला बेटा जो मैंने जो पैटर्न देखा है यहाँ पर, है ना, बताया ही नहीं जाता है, फॉर्मूला ही नहीं बताते मेडिकल वालों को, ठीक है ना। मैं तो बताऊंगा, बता तो चुका ही हूँ ऑलरेडी। 3 स्पेशल फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपसे, PV की पावर गामा = कांस्टेंट, PV की पावर गामा -1 = कांस्टेंट, और T की पावर 1 - गामा, T की पावर गामा = कांस्टेंट।
यूज कैसे करते हैं एक क्वेश्चन में मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका क्वेश्चन आया ही नहीं है इसके ऊपर, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अगर आएगा तो इन्हीं दो टाइप्स का आएगा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का। ये थोड़ा सा तो बाउंसर का है, बट ये फिजिक्स में तो मुझे उम्मीद है कि करा ही होगा। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ कर लें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस कांस्टेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली इट इज P1 की पावर m माइनस गामा, P1 की पावर गामा। और इससे मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा बेटा ना। इस फॉर्मूले का कांस्टेंट का मतलब ये होगा ना, बॉयल्स लॉ में हम लोग बोलते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब मैं जब चाहूँ P1 E1 इक्वल्स टू P2 E2 लिख सकता हूँ, ये मीनिंग होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका कांस्टेंट का मतलब दोनों तरफ पहली बार 1 1 बाद में 2 2, इनका हमेशा कांस्टेंट होगा। किसी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, आपने तो प्रेशर दिया है, तो मैंने बार बार बोला बेटा आप देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना, है ना। हमेशा इमेजिन करते हुए चलो दिमाग में कि एक आइडियल गैस सिलेंडर में भरी हुई है, प्रेशर कम करने का मतलब आप पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा ही, ठीक है। और ध्यान देना कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो T2 डेफिनेटली 300 से कम होगा। इसीलिए भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने लिखवा तो दिया बेटा, बट किसी स्टूडेंट को डाउट हो, लॉजिकली तो मैंने समझा दिया। एक्सपांशन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी उसने इंटरनल एनर्जी से ली, इसलिए इंटरनल एनर्जी कम हो गई। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर कम हो गया। बट अब न्यूमेरिकली अगर वैल्यू ही निकालनी है तो वो यहीं से निकलेगी। इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू नहीं निकलाई थी बेटा, डायरेक्ट दे दिया था आपको ना, वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब देखो इसको सॉल्व करना जरूर थोड़ा सा है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं, बट सिंपल है। मैं कोशिश कर रहा था। देखो 300 इंटू मेडिकल के IIT वाले कहते हैं गामा को सीधे मैंने 4/3 लिखा, तो 300 क्या लिख रहा हूँ, सॉरी P1 है ना, तो 16 की पावर मैं वैल्यू सोच रहा हूँ बेटा डायरेक्ट, है ना। 4/3 रखा तो 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 इंटू T1। T1 है कितना 300 की पावर 4/3 इक्वल्स टू 1 की पावर माइनस 1/3 और T2 जो आपको निकालना है उसकी पावर 4/3, ठीक है। तो थोड़ा सा ये IIT में भी स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है ना, मेडिकल वैल्यू भी करेंगे, बट एक सवाल तो हम समझ लें, ठीक है। पहले तो वैल्यूज रखनी है इस तरह से ढंग से, फिर सब जगह देखो नीचे 3 3 आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन का क्यूब कर दो। अगर आपने क्यूब कर दिया तो 16 की पावर यहाँ से बचेगा -1 इंटू 300 की पावर 4 इक्वल्स टू T2 की पावर 4, है ना। 1 की पावर -1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, वो नहीं लिखा मैंने। अब देखो एक स्टेप और कर दो, 16 की पावर -1 को हम 1/16 लिख सकते हैं, और ये 300 में इधर ले जाऊं बेटा तो इट इज T2/300 की पावर 4। अब 1/16 क्या होता है बेटा, 1/16 इज नथिंग बट 1/2 की पावर 4। तो अगर क्वेश्चन मान लो बाय चांस दे दिया, हालांकि देगा नहीं क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन बेटा, हमारे पास टाइम लिमिट कम है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल का लेवल एकदम लो है, टाइम लिमिट कम है इसलिए दे नहीं सकता है, बट क्लास में तो कर सकता है ना बेटा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर देगा तो कैलकुलेशन खूब इजी देगा। ये 4th रूट आपका कैंसल, आप देख सकते हैं आपका T2 कितना हो गया 300/2। ये हटाने के बाद 1/2 इक्वल्स टू T2/300, 300 ऊपर गया 2 नीचे, 150 कैलोरी। तो जो हमने बोला था वो जस्टिफाई हो गया। इस वजह से भी ये एक क्वेश्चन में करवाना जरूरी समझ रहा था अपना, ठीक है। और अब आपका खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। अब आप बोलोगे डेली इक्वल्स टू W इक्वल्स टू N, तो 1 है। CV कितना हो गया उसका 3R इंटू आपका टेम्परेचर चेंज, T2 150 है, T1 आपका 300 है ना। मैंने NR T2 - T1 अपन गामा -1 नहीं यूज करा, मैंने NCV ही यूज कर दिया, CV लिख दिया 3R। आप चाहो तो ये यूज करते तब भी हो जाता, गामा 4/3 है, 4/3 -1 हो जाता 1/3, और नीचे से ऊपर जाके 3R ही होता। तो आपके लिए डेली और W की वैल्यू हो गई -450R। अब कैलोरी में बोले तो × 2 कर देना, जूल में बोले तो × 25/3 कर देना,
और डेल एच हो जाएगा आपका कितना, है ना, गामा टाइम्स और इसका डेल ई का, तो ये हो गया माइनस का आपका 600। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रोसेस खत्म होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की होती है ना। मैंने दोनों के ऊपर सफिशिएंट एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट बता दिए, बाकी सब प्रोसेसेस तो काफी सिंपल है, आइसोबैरिक और आइसोकोल। तो मान लीजिए अगर हम लोग अब थर्ड प्रोसेस में आ जाते हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वो तो और सिंपल हो जाती है बेटा। आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस, तो ये खत्म हो गया हमारा आपका फर्स्ट केस आइडियल गैस का, क्योंकि लास्ट 2 केसेस आर वेरी वेरी इजी। और ज़्यादातर तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आपसे मेडिकल में केवल वर्क डन ही पूछा जाएगा, और आइसोथर्मल का सबसे ज़्यादा, आइसोकोरिक का तो 0 ही होना है वर्क डन, हमें पहले से पता है। ठीक है, चलो तो जल्दी से हम बाकी 2 प्रोसेस भी निकालें ताकि एक काम हमारा खत्म। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, अब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो सिस्टम तो फिर से आपका आइडियल गैस है। ठीक है, इसलिए क्या यूज करने का अधिकार है आपको, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, क्लोज्ड है तो n कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आइसोकोरिक बोला है आपने, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए dV हो या डेल्टा V हो 0 हो गया। ठीक है, वेरिएबल्स की बात करें तो अब वेरिएबल्स आपके लिए प्रेशर और टेम्परेचर रहेंगे, मतलब सिस्टम जब अपनी स्टेट चेंज करेगा तो वो T1 से किस तरफ जाएगा, T2 ये आपके सिस्टम की इनिशियल स्टेट और ये आपके सिस्टम की फाइनल स्टेट। तो जब उसने अपना वेरिएबल चेंज करे तो वो T1 से T2 की तरफ गया। कौन सा पाथ सिलेक्ट करा उसने, एक ऐसा पाथ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक एडिशनल इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, V कांस्टेंट nR कांस्टेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। और इसमें भी देखो, है ना, कहने को हम चारों पैरामीटर निकालेंगे, बट क्वेश्चन मतलब सीखेंगे चारों, बट निकालने चारों नहीं एग्जाम में, क्योंकि दिल्ली अभी भी जब तक आपका सिस्टम आइडियल गैस है तब तक दिल्ली NCV डेल्टा T या nR T2-T1 अपॉन गामा -1, ये हो गया दिल्ली आपका बेटा। ठीक है, डेल H जब तक आपका सिस्टम आइडियल गैस है, डेल H का भी फॉर्मूला फिक्स है NCP डेल्टा T, और इसमें भी मैंने आपसे बोल दिया है कि हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो पूछ ले तो हमेशा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा ही करेंगे। वर्क की बात करें बेटा, वर्क इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV, बट आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने बोला है dV ही 0 है, तो इस प्रोसेस का वर्क डन बोलोगे 0। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमें चारों पैरामीटर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा क्या हमारा Q, तो Q के लिए फ्लॉट लगा दो, Q फ्लॉट से निकालो। मैंने जब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हीट पढ़ाई थी तभी मैंने बोला था कि 99% क्वेश्चन में हीट हमेशा फ्लॉट से ही निकाली जाती है। तो फ्लॉट अगर आप लगाते हो, डेल ई विल बी इक्वल्स टू Q प्लस W, इसका W ही कितना है 0, तो इसलिए डेल ई और Q बराबर हो गए। और इसलिए आप याद भी करो कि बार बार मैंने आपसे बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, इसलिए बोला भी जा रहा बताया, इसलिए बोला भी जाता है आपके नीट का क्वेश्चन भी है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किस तरह का फंक्शन हो गया, इट इज ए स्टेट फंक्शन। पिछले वाले में मैं लिखाना भूल गया था, है ना, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस किस तरह का फंक्शन है, वो भी स्टेट फंक्शन है। क्यों, एडियाबेटिक प्रोसेस में ना, तो प्लीज वो नोट कर लेना, मैं लिखाना भूल गया, बोलना भी भूल गया, अब याद आ रहा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि W किसके बराबर आया था, डेल्टा ई।
अब आप यहाँ के लिए बोलोगे कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि QE किसके बराबर आ गया आपको, डेल्टा E के बराबर आ गया। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आपका कंपलसरी है, ठीक है। अब बाकी तो अगर मैं इसके ग्राफ बोलूँ बेटा, PV ग्राफ और एक क्वेश्चन बता दो, PV ग्राफ, PT ग्राफ और VT ग्राफ है। जब हमने प्रैक्टिस करी है तो पूरा ही कर लें। तो इस प्रोसेस का जो PV ग्राफ होगा वो रेक्टेंगल है ना, इसके तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन के होंगे, दोनों। ये V होगा, मैंने दो जगह PT लिख दिया। इसके तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन के होंगे। पहला होगा PV ग्राफ इस तरीके से, वॉल्यूम कांस्टेंट डेटा है ना। थोड़ा बहुत तो मेडिकल में मैंने, इसलिए गैसियस स्टेट में अगर आप ध्यान करें, मैंने सब ग्राफ बनाना सिखाया। लगभग 1 घंटा मैंने ग्राफ की प्रैक्टिस कराई है, 45-50 मिनट। इस तरह से ऊपर जाने का मतलब हो सकता है बेटा क्वेश्चन पूछ ले क्या हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन जेई में तो आ चुका है, हीटिंग हो रही है, क्यों के लिए ग्राफ देके पूछ रहा है कि हीटिंग हो रही है कि कूलिंग। हीटिंग कैसे बोले बेटा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब PT ग्राफ पूछे तो PT ग्राफ कैसा होगा, PT ग्राफ विल बी, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एरो देंगे हम कहाँ, ऊपर। VT ग्राफ कैसे होगा, ये तो फिर से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू T एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है। एरो आगे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बोल ही दिया है ना, ये तीनों ग्राफ एक ही चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तीन अलग अलग ग्राफ है बेटा, बस कोऑर्डिनेट्स बदल गए। एक में PV है, एक में PT है, एक में VT। जो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर होंगे, अगर आप इसे पॉइंट A मान रहे हो सकता है आप में से किसी को ये भी डाउट हो, जो पॉइंट A के पैरामीटर्स इस पॉइंट A पर, जो सिस्टम के पैरामीटर्स पॉइंट A पर होंगे, जो भी प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, वही इस पॉइंट A पर भी होगी और वही इस पॉइंट A पर भी होगी, है ना। ऑल 3 ग्राफ्स आर रिफ्लेक्टिंग सेम थिंग, ठीक है। अब इसमें भी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि 2 moles of helium gas है ना is heated isochorically. 2 moles of helium gas is heated isochorically such that its temperature changes by 200 Kelvin। ऐसा बोल दिया था। 2 moles of helium gas is heated isochorically such that its temperature changes by 200 Kelvin। आपसे बस कह रहा है कैलकुलेट चारों पैरामीटर। मैं तो हर प्रोसेस में चारों पैरामीटर निकालना सिखा दे रहा हूँ फॉर प्रोसेस, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन, सिंपल का क्वेश्चन बेटा। आइसोकोरिक बोल दिया, सबसे पहले किसको 0 करोगे, W को। सबसे पहले बाकी चीजें सोचा करो। चलो 1 मिनट और ले लें। नंबर ऑफ मोल्स होगा कितना, 2, ठीक है ना। और हीलियम गैस दी है, तो कौन सी गैस हो गई है, मोनो एटॉमिक। और अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है तो इसका गामा हो गया कितना आपका, मोनो एटॉमिक गैस होते है, इसका गामा हो गया आपका 5/3, ठीक है। या आपको CV की जरूरत है तो आप सीधे CV बोल दो, उसका CV हो गया कितना, 3R/2, है ना। कुछ नहीं करा मैंने, फॉर्मूले इसलिए याद रखने को बोले, R/γ-1, और गामा याद रखना जरूरी है, उससे CV खुद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सब याद रख लो तो अच्छी बात। और डेल्टा T आपको दे दिया है कितना, 200 केल्विन। तो अब तो खत्म हो गया ना बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले W0 बोलो, फिर आप बोलोगे डेल E और Q बराबर है एंड दैट विल बी N हो गया 2। CV अगर पता ही है तो सीधे CV को रख दो, 3R/2 इंटू डेल्टा T भी उसने डायरेक्टली दे दिया, कहानी खत्म हो गई। क्योंकि एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन ही देगा है ना, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 600R। अब वापस कैलोरी में बोले तो 2 रख देना, जूल में बोले तो 25/3। अभी मैं सब R में छोड़ रहा हूँ और बचा आपका डेल H। तो डेल H हो जाएगा क्या, गामा टाइम्स ऑफ डेल E, 40 गामा 5/3 ऑफ 600R, तो आप बोलोगे 1000R। ठीक है, चलिए
लास्ट और फाइनल तो अब इसमें एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि इसी तरीके से होगा। लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस थोड़ा सा मेरा काम आसान होगा कि मुझे फिर इसी में चेंज करना। मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही करवाता हूँ इस प्रोसेस को, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। कभी कभी थोड़ा टाइम हमारा भी बचना चाहिए। आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते ही छोटे छोटे से चेंजेस कराने। आप बोलोगे कि प्रेशर क्या हो गया आपका कांस्टेंट, इसलिए डीपी या डेल्टा पी बोलेगा तो 0, जरा से ही चेंज करना मुझे। सिस्टम हो गया आइडियल गैस, पी इक्वल टू एनआरटी को यूज करने का अधिकार है, क्लोज है एंड कांस्टेंट है। वेरिएबल्स बस अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे, अब हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर को बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब जब सिस्टम आपकी स्टेट चेंज करेगा तो वो V1 T1 से V2 T2 जाएगा, और इस तरह से जा रहा है, एक ऐसा पाथ ले रहा है जिसमें प्रेशर क्या हो गया है कांस्टेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि एक एडिशनल इक्वेशन जो यूज करेंगे V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, अब फार्मूले में भी कोई चेंज नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा यहाँ पर मैंने अपना समय बस इसलिए बचाया था ना, क्योंकि फार्मूलों में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है आपका। जब तक सिस्टम आपका आइडियल गैस है तब तक हमेशा डेल्टा ई आपका किस फॉर्मूले से निकलेगा, NCV डेल्टा टी से ही निकलेगा। ठीक है, तो वो फार्मूला भी फिक्स है आपका, NR T2 - T1 अपॉन गामा -1। डेल एच हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, वो भी फिक्स है। हाँ, वर्क डन में जरूर चेंज आएगा कि अब वर्क आपका हो रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, माइनस ऑफ पी डीवी V1 से V2, इट विल बी माइनस ऑफ पी, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर लिया, डीवी का इंटीग्रेशन V माइनस पी V2 - V1। और अगर कभी वॉल्यूम ना दे बेटा, प्रेशर वॉल्यूम, तो अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, आप पी V2 को NR T2 लिख सकते हो, पी V1 को NR T1 लिख सकते हो, तो इट विल बी माइनस NR डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, और दोनों फॉर्मूले याद रखें। तो वर्क ही अलग अलग हो रहा है, आप क्यू को निकालोगे किससे, फ्लॉट से। आप बोल सकते हो सर इसमें तो चारों पैरामीटर निकालना पड़ा है। नहीं बेटा, इसमें भी चारों पैरामीटर जरूरत नहीं, एक तो लिंक हो ही रहा है। हाँ, इसमें चारों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अभी तक बाकी 3 प्रोसेसेस में कोई ना कोई एक चीज 0 हो जाएगी, इसमें चारों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिकॉल करो मैंने बोला था कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही एंथैल्पी बोला जाता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। अब वो जस्टिफाई भी कर दूंगा बेटा मैं फ्लॉट से, देखो डेली इक्वल्स टू Q + W, मैंने डेली को लिख दिया NCV डेल्टा टी इक्वल्स टू Q, बस मैं इसे QP लिख दे रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की है। P को मैं माइनस पी डेल्टा भी लिख सकता हूँ और माइनस NR डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस माइनस NR डेल्टा टी को इधर ले गया तो QP विल बी इक्वल्स टू N भी कॉमन है, डेल्टा टी भी कॉमन है, तो CV + R इंटू डेल्टा टी। अब याद करिए कि आइडियल गैस के लिए CV + R किसके बराबर होता है, CP। अब देख लो QP ही NCP डेल्टा टी के बराबर है और NCP डेल्टा टी ही डेल्टा H है। तो ये तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है ना, और इनफैक्ट ये प्रूफ भी है कि जो मैंने मेयर सिमुलेशन दिखाया था ना, CP - CV = R, वो ये उल्टे वे में बोलो तो ये इसका प्रूफ भी है कि आप QP को NCP डेल्टा टी लिख दो और फिर बोल दो कि CP - CV = R बराबर। तो ऐसा करो या वैसा करो, ये प्रूफ भी है। इसके अगर आप ग्राफ की बात करोगे, ठीक है, तो मुझे बस इसी में चेंज करना है छोटा सा, इस वजह से मैं अननेसेसरली है ना आपका भी टाइम नहीं लूँगा। इसमें अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो PV ग्राफ, तो हम लोग बोलेंगे इस तरीके से। अब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपका आगे बढ़ रहा है, मतलब अगर पूछे कि वापस क्या हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी हीटिंग हो रही। ठीक है, अगर PT ग्राफ की बात करूँ, फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरो आगे। और अब इसका VT ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगेन तीनों ग्राफ में सेम पैरामीटर रिफ्लेक्ट होंगे। क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं, बस इतना चेंज कर देता हूँ। 2 moles of helium gas is heated isobarically।
ये दोनों प्रोसेसेस तो काफ़ी सिंपल होती है ना। और अब बेटा सब पैरामीटर निकालो, ठीक है। तो अब इसमें बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रहने वाली, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली। डेल्टा ई की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि वो तो फिक्स है, 2 इंटू एन सी बी डेल्टा टी। डेल्टा एच फिक्स होगा कितना, गामा टाइम्स ऑफ, वो भी हटा दिया मैंने बट वो भी फिक्स था। और मैं क्रॉस वेरीफाई भी कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब मैं वर्क को अलग निकाल देता हूँ बेटा। वर्क कैसे निकालोगे, आपको अभी मैंने बोला अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया है तो वर्क को आप निकालोगे माइनस एन आर डेल्टा टी से, माइनस एन है 2, आर को आर ही रहने दो, डेल्टा टी क्वेश्चन में दिया है 200, तो ये हो गया माइनस का 400 आर, ठीक है। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि डेल्टा एच और क्यू बराबर आएगी, ठीक है। हम डेल्टा एच पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम लोग प्लॉट की हेल्प से अगर निकालें क्यू को तो डेल्टा ई जो है वो आपका 600 है, ठीक है। क्यू आपका अननोन है, डब्ल्यू की जगह माइनस 400 आर, तो आप देख लो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, ये माइनस 400 आर उधर जाके प्लस का हुआ 1000 आर, तो यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है कि डेल्टा एच और क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। तो दैट इज द एंड ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। कौन सा, आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट पर ही आएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल रिएक्शंस का होता है, वो भी काफी सिंपल है बट वो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का पूरा सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आपके कई कॉन्सेप्ट जो अभी तक क्लियर नहीं थे वो छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर हुए होंगे आपके, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some new session. Till then, goodbye.